ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 2019, 2000, 1947, 1950। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2019, 2000, 1947, 1950। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन डी, योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग की स्थापना अगर डेट पूछे तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था योजना आयोग का प्रधानमंत्री? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगर पूछे योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो नरेंद्र मोदी। अगर पूछे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? ऑप्शन है 1932, 1787, 1877, 2000। तो कब अपनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने? तो ऑप्शन बी राइट होगा, 1787 ईस्वी को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को 17 दिसंबर 1787 को अपनाया था। और प्रभावी कब हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकतांत्रिक संविधान तो 1779 को प्रभावी हुई। 4 मार्च 1789 को 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। ठीक है। संविधान को अपनाने के बाद इसमें 27 बार संशोधन हुआ। संविधान को अपनाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 27 बार संशोधन हुआ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून भी है। ये संविधान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून भी है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस
की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है? भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो ऑप्शन है एम के गांधी, ऑप्शन एम के गांधी, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है विनोबा भावे, डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। प्रथम उप मंत्री कौन था भारत का? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और गुजरात, और ये जो है स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्थित है, जिसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। प्रश्न नंबर 4 है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी है। तो उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी है? तो ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। तो कौन है ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सौरभ गांगुली। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम सौरभ गांगुली है, जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ यह एक अंग्रेजी आत्मकथा है जो भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरभ गांगुली द्वारा लिखी गई है। इसके सौरभ गांगुली द्वारा लिखी गई है। कौन सी? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और यह एक अंग्रेजी आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 5, तराइन के युद्ध तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों हार मिली थी या किससे पराजित हुए थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, हारून अल रशीद, अबू बकर, उमर द्वितीय। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो कौन किससे पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में 1192 में? तो मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और कन्नौज मोहम्मद गोरी ने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और पंजाब पर अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 6 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद मोहम्मद सर सैयद मोहम्मद, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और किस दिन की थी? तो बसंत पंचमी के दिन की थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न 2015 में मरणोपरांत के बाद मिला। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो ऑप्शन है शुभा मुद्गल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली, नैना देवी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो शुभा मुद्गल होगा। शुभा मुद्गल राइट होगा। शुभा मुद्गल भारत की एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। इनका जन्म वर्ष 1959 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, शुभा मुद्गल का जन्म कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। और ये एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 8, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? किसके लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन है साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, धातुओं की चिकनाई हटाने में, अचार के संरक्षण या परिरक्षित करने में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो अचार के संरक्षण या परिरक्षित करने के लिए। और अचार को संरक्षित करने के लिए इसमें एस्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एस्टिक अम्ल का। तो दोस्तों, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को फार्मूला क्या होता है? NaOH रासायनिक सूत्र। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और कास्टिक सोडा का प्रयोग लुगदी बनाने में, कागज उद्योग बनाने में, वस्त्र, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई करने में किया जाता है। और अचार के संरक्षण के लिए एस्टिक एसिड या एस्टिक अम्ल का उपयोग होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ऑप्शन है प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, रमा देवी, निर्मला सीतारमण। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन है? रमा देवी। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। वीएस रमा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही। वे प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। कथकली की कथकली की जड़ें किस राज्य से जुड़ी हैं? कथकली की
जड़ें किस राज्य से जुड़ी हैं? तो ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। कथकली की जड़ें केरल से जुड़ी हुई हैं। किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? केरल से जुड़ी हुई हैं। नृत्य और राज्य, कथकली नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? तो कर्नाटक राज्य का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का क्या कहता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है स्कैनिंग द्वारा, ऑप्शन बी है प्रजनन द्वारा, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन डी है क्लोनिंग द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन डी राइट होगा। 11 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी राइट होगा, क्लोनिंग। उस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं। क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार किया जाता है। इस विधि से उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं, अर्थात किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो कौन सा राइट होगा इसमें? 12 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। रबी की फसलों की बुआई किसमें की जाती है? तो कब की जाती है? रबी के फसलों की बुआई कब की जाती है? तो ऑप्शन है अप्रैल मई, मई जून, जनवरी फरवरी, अक्टूबर और नवंबर में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? रबी की फसलों की बुआई जो है ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। रबी की फसल भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है। इस फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। रबी की फसल की बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, और अगर पूछे इसकी रबी की फसल की कटाई की कब की जाती है तो फरवरी और मार्च में की जाती है। और रबी की फसलें हैं गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मसूर, सरसों आदि। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो ऑप्शन ए है दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी है साक्षी मलिक, ऑप्शन सी है सीमा पुनिया, ऑप्शन डी है हिमा दास। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा 14 में? तो 14 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दीपा कर्माकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थी वैश्विक प्रतियोगिता में। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन है हिमाद्री, ऑप्शन बी है पीर पंजाल, ऑप्शन सी है कैलाश, ऑप्शन डी है शिवालिक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
ऑप्शन 15 का ऑप्शन डी राइट होगा। शिवालिक की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो वो कौन सा देश है जिसने अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत की है? तो वह ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप 16 का बी राइट होगा। ऑप्शन बी मलेशिया देश है। मलेशिया देश ने अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 17 का ऑप्शन सी राइट होगा, अमेरिका। अमेरिका हाल ही में आरती प्रभाकर को अमेरिका देश के राष्ट्रपति को के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 18। इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है कोमल मल्होत्रा, गीता देवी, रबाब फातिमा, सरिता गुप्ता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें 18 नंबर में? तो ऑप्शन सी राइट होगा, रबाब फातिमा। रबाब फातिमा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? हाल ही में आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मेडेड की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर निम्नलिखित में से कितना कर दिया है? तो ऑप्शन ए है 20,000 रुपए, ऑप्शन बी है 15,000 रुपए, ऑप्शन सी है 12,000 रुपए, ऑप्शन डी है 18,000 रुपए। तो 19 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन 19 में बी राइट होगा, 15,000 रुपए। हाल ही में आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट में मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है सचदेवा, सत्या सचदेवा, ऑप्शन बी है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी है प्रकाश मल्होत्रा, ऑप्शन डी है राम प्रकाश अग्रवाल। तो कौन सा 20 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप 20 का ऑप्शन बी राइट होगा, रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में, पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।